नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले व्याख्यान में हम अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए बाजार नियंत्रण के कारण और उसके बाजार नियंत्रण की विभिन्न व्यवस्थाओं की बात करते हुए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा गल्ला या मंडी या गल्ला बाजार के बारे में हमने विभिन्न अधिनियमों के बारे में बात की। अब उसी बात को नियमित करते हुए या आगे बढ़ाते हुए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण के अंतर्गत दूसरे क्या प्रयास किए उनकी बात करेंगे। तो दूसरा जो बाजार था वो सराय अदल था। विभिन्न अनाज के अतिरिक्त अन्य सामग्री अर्थात कपड़ा, शक्कर, मिश्री, मेवा, घी, चौपाया जानवर, जलाने का तेल आदि स्थायी रूप से सस्ता रखने के लिए उसने 5 नियम बनाए। यह निर्मित वस्तुओं का या व्यापारी माल के लिए जो दूरस्थ प्रदेशों, सुल्तान के अधीनस्थ प्रदेशों से या बाहर स्थित देशों से या विदेशी व्यापारी द्वारा लाया गया था, उनके बारे में था। विशेष सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था। प्रथम नियम के अनुसार सराय अदल की स्थापना की गई। बाजार सूर्योदय से दोपहर की नमाज तक खुला रहता था। बरनी हमें इसकी भी विभिन्न वस्तुओं की सूची देता है। सराय अदल के बारे में विभिन्न नियम बनाए गए, जैसे सराय अदल भाव का निश्चित होना, राज्य के प्रदेशों के व्यापारियों का रजिस्टर रखना, खजाने से प्रतिष्ठित और मालदार मुल्तानियों को माल दिया जाना और सराय अदल को उनके सुपुर्द होना, प्रतिष्ठित और बड़े बड़े लोगों के काम में आने वाली बहुमूल्य वस्तुओं के लिए परवाने की आवश्यकता होना। सुल्तान ने सैनिकों के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं के अलग अलग बाजार स्थापित किए। जियाउद्दीन बरनी अपने विवरण में कपड़ा बाजार का विस्तार से वर्णन करता है, जिसका प्रशासन अन्न बाजार की तरह किया जाता था। जिस तरह मलिक कबूल अन्न बाजार का शहना था, उसी तरह मलिक याकूत को कपड़ा बाजार का दीवान रियासत नियुक्त किया गया और उसका अधिकार दूसरे बाजारों तक भी विस्तृत था। कपड़ा बाजार के बारे में बरनी 5 नियमों की बात करता है। पहले नियम के अनुसार कपड़ा बाजार या सराय अदल की स्थापना, उसका कहाँ वो बाजार लगेगा, उसके बारे में बताता है। और ये भी बताता है कि मुल्तानी व्यापारियों को आदेश दिया गया कि वो कपड़ा जो भी लेके आए या शहर के आसपास के व्यापारी जो भी कपड़ा लेके आए, उन्हें सराय अदल के अतिरिक्त कहीं भी नहीं बेचा जाए। और यदि वो कपड़ा 1 टका ज़्यादा में भी कहीं बेचा जाता था तो सारा की सारा कपड़ा जब्त कर लिया जाता था। दूसरे नियम के अनुसार उसने विभिन्न कपड़ों के भाव निश्चित कर दिए गए और इसी नियम में ये भी बताया गया कि सराय अदल प्रातःकाल से लेकर या सूर्योदय से लेकर नमाज तक खुला रहेगा। तीसरा जो नियम इसमें बताया गया, उसमें बनाया कि शहर तथा आसपास के व्यापारियों के नाम रईसों के नाम रजिस्टर में अंकित कर दिए जाते थे और सुल्तान के द्वारा यह आदेश दिया गया कि सौदागर तथा राज्य के आसपास के व्यापारी के नाम चाहे हिंदू हों या मुसलमान दीवान रियासत के रजिस्टर में अंकित किए जाएं। और सुल्तान के आदेश के द्वारा व्यापारियों के लिए नियम निर्धारित किया गया कि उनका लिखा गया या जिस प्रकार उसके पूर्व शहर में सामान लाते थे उतना ही सामान प्रत्येक वर्ष सराय अदल में लेके आएंगे। चौथा नियम मुल्तानी व्यापारियों से संबंधित था और 5वें नियम के द्वारा परवाना नफीस के द्वारा वस्तुओं के खरीदने के लिए परमिट दिए जाने संबंधित था। इस प्रकार गल्ला मंडी की तरह ही इस सराय अदल के बारे में भी संपूर्ण नियम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाए गए। तीसरा जो व्यापार था वो घोड़े दासों और चौपायों से संबंधित बाजार था। बरनी के अनुसार घोड़ों, दासों और चौपायों के भाव सस्ता करने के लिए
4 नियम बनाए और वो नियम शीघ्र ही स्थायी हो गए। नियमों के अनुसार उनका वर्गीकरण तथा मूल्य निश्चित किया गया। धनी और व्यापारियों के लिए उन्हें खरीदने के बारे में रोक लगाई गई। दलालों के साथ कठोरता से व्यवहार किया गया। प्रत्येक बाजार के क्रय विक्रय के बारे में पूछताछ आदि के नियम बनाए। बर्नी ने घोड़ों को सस्ता रखने के संदर्भ में 4 नियमों का उल्लेख घोड़ों के संबंध में किया है। उसके अनुसार पहले नियम के अनुसार घोड़ों का वर्गीकरण कर उनके मूल्य निश्चित कर दिए और इन घोड़ों के विभाजन को 4 भागों में बांटा गया। जैसे सेना के घोड़े, इनका मूल्य 3 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें सबसे जो उत्तम क्वालिटी का जो घोड़ा था वो 100 से 120 टन का, दूसरे वर्ग के घोड़े को 80 से 90 टन का और तीसरे वर्ग के घोड़े को 65 से 70 टन का तक निर्धारित कर दिया। और जो घोड़े दीवान में पेश नहीं किए जाते थे वे टट्टू कहलाते थे और इनका जो मूल्य था वो 10 टन का से 25 टन का रखा गया। दूसरे नियम के द्वारा धनी व्यापारियों को ये कहा गया कि जब घोड़े सस्ते हो जाएं तो वो जो घोड़े जब स्थायी रूप से सस्ते हो गए तो उसने धनी और व्यापारियों को इन घोड़ों को खरीदने पर रोक लगा दी। तीसरे नियम के अनुसार घोड़ों के दलालों को कठोर दंड की व्यवस्था की गई कि अगर वे नियमों का पालन नहीं करें तो उनको कठोर रूप से दंडित किया जाए। चौथे नियम के द्वारा घोड़ों की नस्ल और मूल्यों की राज्य की ओर से छानबीन होती थी। सुल्तान अलाउद्दीन प्रत्येक 40 दिन में एक दो बार तीनों प्रकार के घोड़ों के विषय में अपने बड़े बड़े दलालों को अपने पास बुलाकर उनसे पूछताछ करता था। बर्नी के अनुसार घोड़ों के साथ साथ दासों और चौपाइयों के भी दाम निश्चित करने की वो बात बताता है। दास भी अपनी सुंदरता, उम्र, लिंग और योग्यता के अनुसार विभिन्न भिन्न कीमतों के थे। इसी तरह से मवेशी भी नस्ल और विशेषता अनुसार अलग अलग कीमतों के बेचे जाते थे। चौथे बाजार के बारे में जो जिक्र किया है वो सामान्य बाजार है। सामान्य बाजार समस्त नगर में फैले हुए थे। वाणिज्य मंत्रालय दीवान रियासत के अधीन थे। बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की सहायता से उत्पादन लागत के आधार पर प्रत्येक वस्तु का मूल्य निश्चित किया, चाहे वह वस्तु कितनी ही तुच्छ क्यों न हो। बाजार नियंत्रण की हम प्रशासन की बात करें या सरकारी मशीनरी की बात करें तो याकूत नज़ीर को वाणिज्य मंत्री चुना गया और याकूत ने प्रत्येक बाजार के लिए एक शहना अमीर या अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और वो बेईमान दुकानदारों को ठोकरों, कोड़ों, जंजीरों और इसी प्रकार के हीन दंडों के द्वारा ठिकाने लगाने लगा। इन कठोर दंडों के परिणाम स्वरूप दुकानदारों ने भाव कम कर दिए, परंतु उन्होंने अपनी समस्त चालाकियां नहीं छोड़ी, जैसे खोटे बाट रखना, अपनी उत्तम वस्तुओं को पृथक रखना, अनभिज्ञ ग्राहकों से झूठ बोलना। अलाउद्दीन भी कम नहीं था। वो अपनी व्यवस्था करने के लिए चतुरतापूर्ण बच्चों या दास बच्चों को सामान खरीदने के लिए बेचता था और यदि कोई दुकानदार पूरी तोल नहीं देता था तो तोल के दुगने भार के बराबर मांस दुकानदार के शरीर से काटने का आदेश दिया जाता था। इन निरंतर दंडों के परिणाम स्वरूप बाजार सुव्यवस्थित हो गया। अलाउद्दीन के समय तक तो उसकी ये बाजार व्यवस्था संपूर्ण रूप से चली, पर इस अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का तत्कालीन परिणाम तो ये रहा कि उसके समय में वो सभी वस्तुओं के जो कि दैनिक आवश्यकता की थी या जो सैनिकों के काम में जो वस्तुएं आती थी उन वस्तुओं के भाव नियत रख पाया। अलाउद्दीन की आर्थिक व्यवस्था सल्तनत युग की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है।
जहांगीर के शासनकाल में फरिश्ता लिखता है कि अलाउद्दीन की यह एक असाधारण उपलब्धि थी। उसके शासनकाल में भाव स्थिर रहे। पहले कभी ऐसा ना हो सका और ना ही कहा जा सकता है कि भविष्य में भी ये संभव है। पर खेद की बात है कि यह सब कुछ केवल एक व्यक्ति के जीवन और स्वास्थ्य पर निर्भर था और उसकी मृत्यु के साथ ही अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था भी समाप्त हो गई। अलाउद्दीन के पश्चात उसकी बाजार व्यवस्था भी नहीं आगे चल पाई। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति के कारण वस्तुओं के भाव बहुत सस्ते हो गए और वर्षों तक सस्ते ही रहे। बढ़ने के अनुसार वृद्ध व्यक्ति अलाई राज्य में प्रत्येक वस्तु को इतना सस्ता हो जाने से स्तब्ध थे और उस युग के विद्वानों के विचार में भावों के सस्ता और स्थायी करने में सुल्तान को 4 कारणों से सफलता मिली। पहला कारण तो आदेशों की कठोरता, दूसरा खिराज की अधिकता, तीसरा प्रजा की निर्धनता और कठोर तथा ईमानदार पदाधिकारियों की नियुक्ति। पर सुल्तान की ये जो नीति थी वो लाभदायक होने की अपेक्षा हानिकारक ही अधिक सिद्ध हुई और लोकप्रिय भी नहीं हो सकी। और यही कारण था कि अलाउद्दीन के शासन की समाप्ति के साथ ही उसके नियम भी समाप्त हो गए। अलाउद्दीन की अगर बाजार नियंत्रण की नीति की हम आलोचनात्मक विवेचना करें तो हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण की नीति के निम्नलिखित या विभिन्न कुप्रभाव हुए। पहला उसका सबसे बड़ा जो कुप्रभाव था वो ये था कि अलाउद्दीन की जो नीति थी उसने अतिशय लाभ कमाने, कम तोलने और विभिन्न उपायों से क्रेताओं को छलने की प्रवृत्ति को निरुत्साहित किया, किंतु इसके लिए जिन अत्यंत कठोर दंडों का उसने आश्रय लिया उसने व्यापारियों और व्यापार के प्रोत्साहन को ख़त्म कर दिया और लाभ कमाने की प्रेरणा ही समाप्त हो जाने से जो व्यापार किया जा रहा था वो व्यवस्थापूर्ण या सरकारी दंड के पैसे किया जा रहा था। इससे व्यापार वाणिज्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा। दूसरा, सुल्तान ने कीमतों में सामान्य उतार चढ़ाव की अनुमति नहीं दी और दलालों और व्यापारियों के साथ में जिस निर्दयतापूर्ण ढंग से व्यवहार किया उससे उन लोगों में रोष फैल गया, उन लोगों में असंतोष फैल गया और वो अलाई शासन की समाप्ति की कामना करने लगे। तीसरा जो प्रभाव पड़ा कृषि पर वो विपरीत प्रभाव इसलिए सबसे ज़्यादा हानिकारक सिद्ध हुआ कि ये जो राजस्व नियम थे वो किसानों के लिए हानिकारक रहे। इन नियमों ने किसानों की स्थिति को दयनीय बना दिया और उनके अंदर क्योंकि वो अतिरिक्त उत्पादन को अधिक लाभ से बाजार में नहीं बेच पाते थे तो उनमें कृषि के विस्तारीकरण की या किसी के सुधार की या अतिरिक्त उत्पादन करने की जो एक ललक थी उसको सुल्तान के नियमों ने ख़त्म कर दिया। दिल्ली के लिए इस बाजार नियंत्रण का दुष्परिणाम ये निकला कि क्योंकि दिल्ली में नियत कीमतों पर ही सामान को बेचना होता था तो दिल्ली के बाहर के जो व्यापारी थे वो अपना अच्छा माल दिल्ली लाने में कतराने लगे और इसका परिणाम ये हुआ कि बहुमूल्य और अच्छी वस्तुएं दिल्ली के बाजार से गायब सी हो गई। एक अन्य जो इसका दुष्परिणाम वो था कि किसानों, कारीगरों, व्यापारियों, दस्तकारों आदि को सरकार के हाथ से अपना माल बहुत कम दामों में बेचने के लिए बाध्य किए जाने से उनकी आर्थिक जो स्थिति थी वो खराब हो गई। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी भी बहुत दुखी थे क्योंकि मामूली अपराधों और भूलों के लिए उन्हें कठोर दंड दिया जाता था। सुल्तान की कठोरता के कारण कर्मचारी भी जनता के प्रति अत्यधिक कठोर हो गए और वो इतने अप्रिय हो गए कि लोग उन्हें महामारी से भी अधिक खतरनाक समझने लगे। इस प्रकार इन आर्थिक सुधारों के कुपरिणाम के बावजूद यदि हम दूसरे पक्ष पर विचार करें तो अलाउद्दीन अपने उद्देश्य में सफल रहा क्योंकि कृषि और व्यापार को प्रोत्साहन देना उसका उद्देश्य नहीं था। उसका उद्देश्य था राज्य की प्राथमिक आवश्यकता एक ऐसी विशाल सेना
उसकी जो प्राथमिक आवश्यकता थी वो एक ऐसी विशाल सेना के रखरखाव या पोषण की थी कि जिससे मंगोलों के आक्रमणों को या मंगोलों भारत के स्वतंत्र राज्यों को ध्वस्त करने के लिए वो सक्षम हो सके। और वो इस नीति के द्वारा कम वेतन देकर एक विशाल सेना को रखने में सक्षम हो पाया। तो इस प्रकार अलाउद्दीन अपने बाजार नियंत्रण की नीति में पूर्ण रूप से सफल रहा। तो इस प्रकार हमने अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण की नीति का 2 व्याख्यानों में संपूर्ण अध्ययन करने की कोशिश की है। धन्यवाद।